अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और चैप्टर 1 के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें दो मैट्रिसेस उसने दिए हुए हैं, ए और बी। तो और वो हमें कह रहे हैं कि ए बी इनवर्स कैलकुलेट करके बताएं आप। तो बेटा सबसे पहले तो आपको इनवर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आप साइड पे देखें। इनवर्स के लिए अगर हमने ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए होगा उस मैट्रिक्स का, और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि आपको इनवर्स के लिए दो बातें कैलकुलेट करनी है, एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसमें डिटर्मिनेंट को हम पहले कैलकुलेट किया करेंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे इनवर्स की डेफिनेशन में देखें, डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आता है, तो हो सकता है डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए। तो अगर डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो हो गया तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा हुआ है कि ए बी का इनवर्स कैलकुलेट करें। तो अगर आप देखें इनवर्स के अंडर लिखा हुआ है ए और बी दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए और बी को, देन जो आंसर आएगा उसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया और उसके साथ में बी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन में आपने एक ट्रिक याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन में ना आप एक काम करें कि आप एरोज लगा लें। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें लेफ्ट टू राइट एरो लगाएं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें टॉप टू बॉटम एरोज लगा लें। एरोज क्यों लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे अभी मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी मैं एरो में बॉटम का वर्ड यूज करूंगा या टेल का, तो टेल मीन्स ये पार्ट होगा मेरा, और हेड ये वाला पार्ट। ठीक है। तो अगर आप देखें फर्स्ट मैट्रिक्स में, ये फर्स्ट जो एरो लगा हुआ है लेफ्ट टू राइट, इसकी टेल पे क्या लिखा हुआ है 5। और यहाँ पे आप देखें इसकी टेल पे क्या लिखा हुआ है, इस मैट्रिक इस एरो की 4 लिखा हुआ है। तो 5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 यहाँ पे हेड पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 हेड पे लिखा हुआ है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, और आगे चल के हम इनवर्स भी फाइंड कर लेंगे। तो आप देखें सबसे पहले यहाँ पे हेड टेल पे लिखा हुआ है 5, और दूसरे मैट्रिक्स की टेल पे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 4। फिर प्लस का साइन डालेंगे। फिर देखें हेड पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे हेड पे 3 लिखा हुआ है, 2 इंटू 3। अच्छा, अब बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एरो है इसको फिक्स रखें, इस एरो को फिक्स रखें, और इसको अब सेकंड वाले एरो के साथ देखें। यहाँ पे टेल पे 5 है, वहां पे टेल पे 2 है, तो 5 इंटू 2 प्लस हेड पे 2 है और यहाँ पे हेड पे -1 है, 2 इंटू -1। अच्छा, चलिए अब सेकंड हम रो में आ जाएंगे, और सेकंड रो के लिए आपने सेकंड वाले एरो को फिक्स कर लेना है। तो सेकंड एरो को फिक्स किया और यहाँ पे फर्स्ट एरो के साथ उसको ऑपरेट करवाएंगे। यहाँ पे टेल पे 2 है और वहाँ पे 4 है, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू, वहाँ पे हेड पे देखें 3 लिखा हुआ है, 3 प्लस। अच्छा, नेक्स्ट अब इसी को फिक्स रखें और इसको सेकंड एरो के साथ ऑपरेट करवाएं, 2 इंटू 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। बस यहाँ से आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, तो इस सिंप्लीफिकेशन को करते हैं। अच्छा एक स्टेप मैं शॉर्ट करूंगा यहाँ पे। बेशक आप इस सारे को कैलकुलेटर पे लिखें और जो आंसर आता है आप लिख लें। 5 4 आर 20, 20 प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास, 20 प्लस 6 26 यहाँ पे लिख देंगे। 5 2 आर 10, 10 और -2, 10 और -2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8। देन 4 2 आर 8 प्लस 3 11 आ गया यहाँ पे मेरे पास। 2 2 आर 4 -1, 4 -1 3 आ गया। अच्छा इस स्टेप को बेशक बेटा आप लोग कैलकुलेटर में लिखें ताकि मिस्टेक ना हो। अच्छा ये मैंने कैलकुलेट कर लिया ए बी का प्रोडक्ट,
ए इंटू बी मैंने कैलकुलेट कर लिया। मैंने क्या कैलकुलेट करना है, मैंने ए बी का इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो इन्वर्स की डेफिनेशन देखें, ये साइड पे जो मैंने लिखी हुई है, इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है, उस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट कैलकुलेट करना है जिसका इन्वर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को पहले कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी इनवर्स is equals to adjoint of AB divided by डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो बेटा सबसे पहले आप इसमें, अभी मैंने आपको पहले भी बताया, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे पहले। डिटर्मिनेंट क्यों कैलकुलेट करेंगे, उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन है कि डिटर्मिनेंट हो सकता है डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। देखिए आप डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स का हम इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं ए बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पे ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं 26 8 11 3। अच्छा, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट भी देख लें। यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करनी है डायगनली, और बीच में माइनस का साइन डाल देना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 26 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 8। अच्छा, उसके बाद अब कैलकुलेटर पे हम करते हैं 26 इंटू 3, चेक करते हैं 26 इंटू 3। 26 इंटू 3 मेरे पास आ रहा है 78। यहाँ पे लिख दिया 78 माइनस 11 इंटू 8 88। तो 78 माइनस 88 मेरे पास आ जाएगा -10। अच्छा, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे ए बी का डिटर्मिनेंट। तो अब देखें डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया, इट मींस मैं क्वेश्चन को आगे चलाऊंगा, आगे इसको सॉल्व करूंगा। अब इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करूंगा, तो एडजॉइंट मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अब मैं आगे करूंगा ए बी का क्या कैलकुलेट करूंगा, एडजॉइंट कैलकुलेट करूंगा। तो एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट भी देख लें यहाँ पे। अब मैं कैलकुलेट नाउ, अब मैं एडजॉइंट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इसका। और बेटा ये क्वेश्चन पास्ट पेपर क्वेश्चन है, और ये पास्ट पेपर्स में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बी, अब ए बी का एडजॉइंट मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो ए बी का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने ये ए बी देखना है, ठीक है, जिसको मैंने डबल टिक किया, स्टार भी कर रहा हूँ, इसको देखें। एडजॉइंट के लिए आपने इन दोनों की प्लेसेस को चेंज करना है, ठीक है, और जो रिमेनिंग दोनों है उन दोनों के साइंस को चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इन दोनों की प्लेस को स्विच करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 26, और जो बाकी दोनों एंट्रीज हैं उन दोनों के हमने साइंस को चेंज करना है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा -8, और यहाँ पे आ जाएगा -11। तो बेटा आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट, फाइनली अब देखें, डिटर्मिनेंट भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, एडजॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब फाइनली मैंने क्या कैलकुलेट करना था, ए बी का इनवर्स कैलकुलेट करना था। तो अब मैं ये जो मेरा इनवर्स का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज को जस्ट प्लग इन करूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, देखें एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखा है ना, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये कैलकुलेट किया मैंने, मैं इसको लिख देता हूँ 3 माइनस 8 माइनस 11 26, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख देते हैं -10। अच्छा, अब देखें ये -10 डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स के नीचे। तो डिवीजन ऐसे करते हैं कि ये -10 अंदर जाके जितनी भी एंट्रीज लिखी हैं सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ए बी इनवर्स में लिखूंगा यहाँ पे, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 divided by -10 -8 divided by -10 -11 divided by -10 and 26 divided by -10। अच्छा, अब देखेंगे कुछ अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो हम वो करेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास -3/10 हो जाएगा, कटिंग तो यहाँ पे नहीं हो रही। माइनस माइनस से कट गया, 2 4s are 8 and 2 5s are 10, 4/5, और 11/10 माइनस माइनस से कट हो गया, यहाँ पे लिख देंगे, और 2 13s आर एंड 2 5s आर, और अगर आप देखें प्लस माइनस माइनस लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेटा मैंने फाइनली ए बी का इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप ये समझ आया होगा, और ये पास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि उसने हमें एक मैट्रिक्स दे दिया, ए मैट्रिक्स, ठीक है। वो कहता है शो करें। अच्छा, जब भी वो क्वेश्चन में कहता है शो दैट या वेरीफाई दैट, तो इसका मतलब होता है आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल कहीं पे प्रूव करना होगा, लेफ्ट साइड को उठाना है, उसको सॉल्व करना है और उसको राइट के इक्वल प्रूव करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, कहता है शो दैट, कहता है ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। कहता है एक मैट्रिक्स ए है, उसको अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आई आएगा। आई क्या है? आई बेसिकली बेटा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये मैंने सबसे पहले इनवर्स की डेफिनेशन यहाँ पे हाईलाइट की है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? 1001। अगर आप ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और आपका आंसर 1001 आ जाता है, तो इट मीन्स कि ये बात प्रूव हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले बेटा सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अब आप देखें, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ए तो मुझे पता है, ए ऊपर उसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ए इनवर्स मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं ए इनवर्स को कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ए इनवर्स जब आ जाएगा फिर मैं उसको ए इनवर्स ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं चेक करूंगा क्या वो आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करने से पहले हम ए इनवर्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ए इनवर्स कैलकुलेट करूंगा और इनवर्स की डेफिनेशन बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया, ये तो उससे भी ज्यादा इजी है। अच्छा देखें, सबसे पहले इसमें इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे पहले, देन एडजॉइंट करेंगे। क्यों डिटर्मिनेंट? मे बी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, ठीक है। तो मैं इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ए का डिटर्मिनेंट -1, 5 एंड 6, 3 डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे वैसे ही, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड माइनस भी। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स प्लस कर देते हैं, ये बेटा माइनस का साइन आएगा बीच में, ठीक है। 5 × 6, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? -3 -30, तो ये बनेगा मेरे पास -33। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये जीरो नहीं आया, ठीक है। इट मीन्स मैं एडजॉइंट की तरफ मूव करूंगा अब यहाँ से आगे। तो मैं जब एडजॉइंट कैलकुलेट करूंगा तो मैं अब लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, ए बी का मैंने एडजॉइंट कैलकुलेट करना, सॉरी ए बी कह रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, सॉरी। एडजॉइंट ऑफ ए बी था वो लास्ट क्वेश्चन में। एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, आप जरा ए पे आ जाएं। ए में देखें, इन दोनों की पोजीशन को स्विच करेंगे हम, ठीक है, और जो रिमेनिंग दोनों हैं उन दोनों के साइंस को चेंज करेंगे। तो एडजॉइंट के लिए कैसे उनकी पोजीशन जब मैं स्विच करूंगा, 3 इधर आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, एंड उन दोनों के साइंस जब मैं चेंज करूंगा, -5 एंड -6। तो ये मैंने ए बी का एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली अब मैंने डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट किया हुआ है ए का, और ए का मैंने एडजॉइंट भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब मैं लिखूंगा ए का इनवर्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, ए का इनवर्स लिखूंगा। एक सेकेंड, इसको डिफरेंट कलर से करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई ए का इनवर्स। फाइनली ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट मेरे पास क्या आया? 3 -5 -6 -1, ये एडजॉइंट लिख दिया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या आता है? -33। अच्छा बेटा, इस स्टेप में एक बात समझने वाली है कि ये जो -33 है ये डिवाइड हो रहा है। अब आपके माइंड में आएगा कि जैसे सर ने लास्ट क्वेश्चन में इसको डिवाइड किया है हर एंट्री के नीचे, तो हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी आप एक चीज देखें, हमने ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन पहले करके देन एंड पे डिवाइड कर लूं, क्योंकि अगर अभी डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कुछ फ्रैक्शंस बन जाएंगी और मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है आपके लिए थोड़ी टफ हो जाए। तो मैं अभी आपके सामने करूंगा। नेक्स्ट नाउ मैं अब लिखूंगा यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स। तो उसमें फिर मैं इज इक्वल्स टू ए को लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ए मेरे पास क्या है? -1, 5, 6 और 3, ये मैंने लिख दिया ए। अब मैं यहाँ पे इसके साथ लिखूंगा ए इनवर्स। तो 3
-5 -6 -1 और डिवाइडेड बाय, मैं ये कह रहा हूँ कि हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है? जो आंसर आएगा ना उसके नीचे, उसके एंट्रीज़ के नीचे -33 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? तो अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको वो ट्रिक बताई हुई है, एरोज़ लगानी है। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट एरोज़ लगाने हैं आपने, और सेकंड वाले में टॉप टू बॉटम, ठीक है? तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की हम, अच्छा, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स के देखिए, आप टेल पे क्या लिखा हुआ है, -1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1, और यहाँ पे टेल पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिख दिया, प्लस हेड पे क्या लिखा हुआ है, 5, और वहाँ यहाँ पे हेड पे क्या लिखा हुआ है, -6, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू -6, यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, उसके बाद इसको फिक्स रखें, ये मैं स्टार करूँ, फर्स्ट फर्स्ट इसको जो है ना, आपने फर्स्ट रो में इसको फिक्स रखना है, ठीक है? अब इसको सेकंड वाले एरो के साथ ऑपरेट करवाएंगे। यहाँ पे लिखूंगा -1, टेल पे देखें -1 है ना, इधर टेल पे क्या लिखा हुआ है, -5 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा -5 प्लस 5 और -1, यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू -1। तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड रो में आ जाए और इसको फिक्स कर लें आप, इसको फिक्स कर लें। टेल पे क्या लिखा हुआ है, 6, और यहाँ पे टेल पे 3 लिखा हुआ है, 6 इंटू 3 एंड प्लस, अच्छा यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आता है, वो डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन आता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है? इसको मिक्स नहीं कर देना। और 3 इंटू -6, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू -6, एंड यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय -33। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन चाहे आप कैलकुलेटर पे कर लें, थोड़ा स्टेप शॉर्ट हो जाएगा। तो ये 3 1s आर 3, -3, और ये मेरे पास बन जाएगा -30, -3 और -30 ये होते हैं -33। ये आप पूरा कैलकुलेटर पे लिख के चेक भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा +5 और -5, बेटा ये ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट 18 और -18, ये भी ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। -30 और -3, -33, चलिए, और डिवाइडेड बाय, अच्छा, अब मैंने उनकी ना मल्टीप्लिकेशन कर ली मैट्रिसेस की। अब मैं फाइनली इस -33 को हर एंट्री के नीचे डिवाइड करूँगा। अब देखना क्या होगा, -33 डिवाइडेड बाय -33 और 0 डिवाइडेड बाय -33, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -33 और -33 डिवाइडेड बाय -33, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इज़ इक्वल्स टू -33 डिवाइडेड बाय -33, 1। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इसको ज़ीरो कर देते हैं, ज़ीरो नहीं होता। 0 बाय -33, न्यूमरेटर में जब भी ज़ीरो होगा तो आंसर ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। वेट, अब देखें, ये मैंने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, तो अगर आप ऊपर जाके देखें ये कौन सा मैट्रिक्स है, यही तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इट मींस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चले हैं और राइट साइड पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने ध्यान से करना है, और मल्टीप्लिकेशन आपने बड़े सोच के करनी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, जो लास्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इतना पोर्शन तो हमने लास्ट क्वेश्चन में कर लिया ना प्रूफ। इसमें भी उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ और हमें वो कहता है ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ही होगा। इसके आगे आप क्या करोगे, इससे आगे आप ये करोगे कि ए इनवर्स को ए के लेफ्ट साइड पे लिख के ऑपरेट करवाओगे, वो भी आपको वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा। तो इस क्वेश्चन को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है ना, ये अगर अब ये आप देखें तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे, ये इसी पैटर्न पे होगा। बस इसमें एक चीज़ उसने ऐड कर दी है हमारे पास, क्या ऐड की है कि ये राइट साइड पे ना ये वाला ये पोर्शन उसने दे दिया। तो क्वेश्चन एंड तक उसी तरह ही करोगे जैसे लास्ट पार्ट किया है हमने। उसके बाद आपने ये करना होगा कि आपने इस चीज़ को चेक करना होगा, ए इनवर्स इनटू ए आप इसको सॉल्व करोगे। जब आप इसको यहाँ पे इन्वर्स को पहले लिखोगे
और यहाँ पे ए को लिखोगे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे, एंड पे जाओगे तो वापस आपके पास बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसको आपने खुद ट्राई करना है और ये इजीली हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को आपने ध्यान से पहले समझना है, उसके बाद इसको ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इस क्वेश्चन में हमने एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है और उसने हमें एक सिचुएशन दे दी है। कहता है इफ, अच्छा जो इफ के बाद मैथ्स में जो भी चीज़ देते हैं ना वो हमें गिवन होती है। अब आपने ये नहीं करना कि आपने लेफ्ट साइड को उठा के राइट के इक्वल प्रूव करना, नहीं। अगर आपको वो कहता है वेरीफाई या शो दैट, देन आपने लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट के इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें जो इफ के बाद वाली चीज उसने दी है ना इक्वेशन, वो आपको गिवन है, तो आप उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सॉल्व करके एंड पे आपने वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज को ट्रेस करना है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अच्छा अब देखो एक ये -2 मैट्रिक्स के बाहर लिखा हुआ है और क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास एक नंबर मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो अंदर आके इनसाइड सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जैसे -2 अंदर आके एक्स के साथ भी, माइनस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी होगा, -2 के साथ भी होगा, इसी तरह ये 3 के साथ भी होगा। ये बस सब एंट्रीज के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इधर से इस क्वेश्चन को आगे चलाता हूँ। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -2 जब -x से मल्टीप्लाई होगा, बेटा साइंस का बड़ा ध्यान देना आपने। देखो सबसे पहले साइंस को ऑपरेट करवाओ, माइनस माइनस प्लस 2x, तो मैं इसको लिख दूंगा 2x। अच्छा उसके बाद 3 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 टू जार 6, यहाँ पे 6 लिख दिया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 2 1 जार 2, और माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद कौन सा साइन है भाई, प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन डाल देते हैं और सेम मेथड पे 4 इनसाइड जाएगा और जितनी भी एंट्रीज हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं उसको करवा देता हूँ मल्टीप्लाई, -4 ठीक है, और 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4 लिख देंगे यहाँ पे। देन 4 2 जार 8y, -8y लिख दिया यहाँ पे हमने। और जो राइट साइड है वहां पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन नजर नहीं आ रही, तो राइट साइड को एज इट इज लिख देंगे, 0 2 2 एंड -12। तो ये फर्स्ट स्टेप सबको आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा उसके बाद ये दो मैट्रिसेस है हमारे पास और बीच में एडिशन है, तो दो मैट्रिसेस की एडिशन कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लिखी हुई है 2x, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है -4, तो बस 2x -4 लिख देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2x -4, ठीक है। अच्छा अब आप सेकेंड एंट्री देखें, यहाँ पे -6 लिखी हुई है और यहाँ पे सेकेंड एंट्री मेरे पास 8 लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -6 + 8। एडिशन का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी। उसके बाद -2 + 4 एंड देन 4 -8y इज इक्वल्स टू 0 2 2 एंड -12। तो यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा अब देखते हैं लेफ्ट साइड पे कुछ अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो कर लेते हैं। अच्छा बेटा ये 2x और -4 अनलाइक टर्म्स हैं, इनको तो एज इट इज लिखेंगे 2x -4। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आके इस स्टेप को ऐसे कर लेते हैं, वो 2 और -4 कर देते हैं। नहीं बेटा ये दोनों अनलाइक है, 2x और -4, ठीक है। अच्छा देखिए -6 और +8 ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2, और -2 और +4 ये भी आ जाएगा 2, और 4 -8y लिख देंगे, 4 -8y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 -8y, ये भी अनलाइक थी, इनको भी मैंने एज इट इज लिख दिया। और फिर यहाँ पे लिखेंगे 0 2 2 एंड -12। अच्छा अब यहाँ पे जितनी मैंने सिंप्लीफिकेशन करनी थी कर ली है, आगे कोई सिंप्लीफिकेशन का स्टेप भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा एक चीज नोट करें, आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और राइट हैंड साइड, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, इक्वल का साइन है। तो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन होती है कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री लिखी हुई है आप देखो 2x -4 है और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 0 लिखी हुई है। तो अब मैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैं दोनों साइड्स को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x -4 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है 2,
और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है भाई, 2 इज़ इक्वल्स टू 2, इसको लिखने का तो कोई पर्पज़ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, 2 इज़ इक्वल्स टू 2। और फिर यहाँ पे हम देखें 2 लिखा हुआ है और इधर भी 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 इज़ इक्वल्स टू 2। लेकिन यहाँ पे अगर आप आएँ इस एंट्री को देखें आप, 4 माइनस 8y और इधर क्या लिखा हुआ है -12, तो इट मीन्स ये 4 माइनस 8y इज़ इक्वल्स टू -12, ठीक है। तो बस अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ से x ट्रेस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से y ट्रेस हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 2x -4 को शिफ्ट करूँगा यहाँ पे, -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 4 4 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई और x के साथ, तो x इज इक्वल्स टू 4/2, तो x इज इक्वल्स टू 2। तो ये मैंने x की वैल्यू ट्रेस कर ली कि x इज इक्वल्स टू 2 है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए भाई, +4 है, इधर इसको शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा, -8y इज इक्वल्स टू -12 और -4। अच्छा इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आगे। -8y इज इक्वल्स टू -16 एंड y इज इक्वल्स टू -8 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी साइड शिफ्ट करूंगा, डिवाइड कर लूंगा इसको मैं, डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कट, y इज इक्वल्स टू 2। तो ये फाइनली हमने x और y की वैल्यूज को ट्रेस कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं। उसने इक्वेशंस, उसने सिचुएशन दे दी कि यार ये मैट्रिसेस हैं, ये इक्वल हैं, आप x और y की वैल्यू को ट्रेस करो। तो बस आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहना है, जहाँ पे ऐड करना है उसको ऐड करो, मैट्रिसेस को, एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, वैल्यूज चेंज कर सकता है वो, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट पे रहना है, कहीं पे अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करें आप, ठीक है, और एंड पे आके कंपैरिजन करें और फिर ये एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अगर मैं कहूँ कि 100% इसके चांसेस होते हैं कि इस टाइप, ये सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है आपने इसको। तो एक सेकंड, हाँ अच्छा, तो इसमें बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ज़रा हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक कौन सा मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को ज़रा देखें, मैंने साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कोई भी मैट्रिक्स है ना, मैंने उसकी बस वो शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी हुई है, क्योंकि अभी तो हम गो थ्रू कर रहे हैं, तो एक वो हिंट के लिए मैंने साइड पे एक डेफिनेशन लिख दी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें ना, आंसर वो खुद, वो मैट्रिक्स खुद आ जाए, तो हम बोलते हैं कि ए इज सिमेट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जो है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो खुद अपने आप के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अच्छा अब देखो यहाँ पे वो कहता है ए मैट्रिक्स उसने दे दी है, उसने ये नहीं कहा कि ए इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है कि आप ये शो करो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कहता है ए में ए ट्रांसपोज को प्लस करें, जो आंसर आता है वो सिमेट्रिक है। तो इसको करने के, अच्छा देखो सबसे पहले जिसको सिमेट्रिक शो करना है वो ये लिखा हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको सिमेट्रिक शो करना है। तो सबसे पहले मैं इसको फाइंड तो करूं, मैं फाइंड करूंगा देन आगे इसको सॉल्व करवाता हूँ। तो सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज को फाइंड करना है आपने। तो मैं यहाँ पे इसके सोल्यूशन में सिमेट्रिक को करने से पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज को पहले फाइंड करेंगे, फिर उसको सिमेट्रिक शो करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ये मिस्टेक करते हैं, वो ए ट्रांसपोज लेके कहते हैं ए सिमेट्रिक, नहीं भाई, ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करना है तो पहले हम उसको फाइंड करेंगे। मैं बार बार इसलिए इसको रिपीट करूँ क्योंकि ये बहुत बार ये मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए मैट्रिक्स 1 2 0 1 प्लस, फिर मैं लिख दूंगा, अच्छा फिर लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज, तो चलो मैं ए तो लिखूँ ना पहले, ए 1 2 0 1 लिख दिया, और उसका क्या लेना है मैंने, ट्रांसपोज, तो ऊपर मैंने लिख दिया भाई टी, ठीक है। अच्छा इन दोनों को ऐड करने से पहले मैं इसका पहले ट्रांसपोज लूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 2 0 1 प्लस, चलें जी, अब मैं इसका ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को आपने कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देना है, 1 2 आप देखो ऐसे रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिखोगे 1 2 ऐसे 1 और 2, इसी तरह 0 1 आपके पास रो में लिखा हुआ है, इसको जब कॉलम में लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 1,
ठीक है, ये मैंने ले लिया भाई उसका ट्रांसपोज़। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या देखें, एडिशन है दोनों मैट्रिसेस की, तो एडिशन कर देंगे हम। तो एडिशन कैसे करते हैं हम? यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 प्लस 1। सेकंड एंट्री 2 और यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 0, यहाँ पे 0 थी। अच्छा, थर्ड एंट्री 0 प्लस 2, तो यहाँ पे लिख दिया 0 प्लस 2। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। नेक्स्ट 1 प्लस 1 मेरे पास आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे भी 2, 2 एंड 2। चलिए ये मैंने फाइंड कर लिया भाई ए। अभी अभी सिमेट्रिक वाली कोई भी कहानी मैंने सॉल्व नहीं की, अभी जस्ट मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सॉल्व किया। ए प्लस ए ट्रांसपोज ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये वो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज जिसको मैंने सिमेट्रिक शो करना है, ठीक है। इसको सिमेट्रिक शो करना है तो इस जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करते हैं उसका क्या लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका मैं क्या लूंगा, बोथ साइड्स पे ट्रांसपोज लेता हूँ, जरा चेक करता हूँ। मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ यहाँ से आगे, भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, इसको मैंने सिमेट्रिक शो करना है, तो इसका जरा मैं ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। ट्रांसपोज, क्योंकि आप देखो ना जिस मैट्रिक्स को इस साइड पे देखो, जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करते हैं उसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं ना। तो मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 2 2 2 और यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। अच्छा, जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये रो है मेरे पास 2 2 कॉलम से 2 2 हो जाएगा, और ये सेकंड रो को कॉलम बनाएंगे तो 2 2। असल में सारी एंट्रीज 2 2 ही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैंने ट्रांसपोज लिया, तो वापस मेरे पास ये जो रिजल्ट आ रहा है एंड रिजल्ट, क्या ये वापस ये नहीं बन गया 2 2 2 2, ये तो इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हुआ ये इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज खुद आ गया। मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वो खुद आ गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो खुद आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं कि दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज, अब लिखूंगा मैं सिमेट्रिक। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मिस्टेक और भी बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स इसको, ये स्टेप है ना यहाँ पे, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस स्टेप पे आके छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, और वो बोलते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बेटा यहाँ तक करेंगे, अगर ये 4 मार्क क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपने, ठीक है, नजर तो आ रहा है सिमेट्रिक, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो नजर आ रहा है ना, ट्रांसपोज लेंगे तो ये तो वापस खुद आ जाएगा, लेकिन उसको वर्किंग बतानी है ना, उसको वर्किंग करके बतानी है आपने, ठीक है। हमने उसका अगेन ट्रांसपोज लिया, आगे देखेंगे, अगेन ट्रांसपोज लिया और फिर रिजल्ट एंड रिजल्ट वो खुद आ गया। फिर मैंने फाइनली कहा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है उसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक का, और इसमें स्टूडेंट्स को बड़ा एक डाउट होता है कि सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको हम ज़रा देखते हैं आज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? बेटा देखो, अगर किसी मैट्रिक्स का, अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना समझ आए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ठीक है, और वो अपने नेगेटिव टाइम्स इक्वल आ जाए, तो हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे नेगेटिव टाइम्स इक्वल आ जाए, इसको अभी हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखें ना, एक बी मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है, ये मैंने बुक का ही, दोनों बुक के ही क्वेश्चन उठाए हैं, और बस मेरा ये था माइंड में कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसमें बता देना है, वैल्यूज जो मर्जी वो कर दे। यहाँ पे ये मैंने बी कहा हुआ है, इसको वो सी कह दे, डी कह दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज को चेंज कर दे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस कॉन्सेप्ट पे रहना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, ए इसमें कहते हैं हमें, बी उसने दे दिया हमें, कहता है वेरीफाई दैट बी प्लस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात नहीं कर रहा, वो स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है। अच्छा, इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज को। तो सबसे पहले वही लास्ट क्वेश्चन वाली बात, सबसे पहले बी प्लस बी ट्रांसपोज को हम फाइंड करेंगे, ठीक है, उसको फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक शो करेंगे, वो बाद में देखेंगे उसको कैसे। सबसे पहले हम इसको फाइंड तो कर लें। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि भाई बी प्लस बी ट्रांसपोज को हम फाइंड करने जा रहे हैं, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा B1 1 2 0, ये मैंने बी लिख दिया, और प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी मैट्रिक्स लिखूंगा और उसके ऊपर टी लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में उसका ट्रांसपोज ले लूंगा। फर्स्ट मैट्रिक्स तो एज इट इज लिखेंगे 1 1 2 0, और फिर प्लस
अच्छा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम्स के साथ इंटरचेंज करेंगे। 1 1 लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे 1 1 और सेकंड रो को इस तरह कॉलम बना लेंगे 2 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है हमने। तो एडिशन अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। फर्स्ट एंट्री 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, इसमें मैं एक चीज़ चेक कर लूँ। मुझे एक सेकंड दीजिएगा ज़रा। ठीक है, सही है। अच्छा, 1 प्लस 1 कर लिया 2 और 3 हो गया, 2 प्लस 1 3 और 0 प्लस 0, यहाँ पे मैंने 0 लिख दी। तो ये मैंने फाइंड कर लिया बेटा। बी प्लस बी ट्रांसपोज मैंने फाइंड कर लिया। अच्छा, ये बेसिकली ना यहाँ पे माइनस है, ये जो स्क्यू सिमेट्री के केस में ना, ये क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है। इसको हम माइनस करेंगे। थोड़ा सा इसको देख लें। मैं वही कंफर्म कर रहा था, क्योंकि जो प्लस वाला क्वेश्चन है ना, वो सिमेट्रिक का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में बी माइनस बी ट्रांसपोज है, तो इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं अभी, क्योंकि वो जो प्लस के साथ है फिर वो सिमेट्रिक है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। बाकी हम ठीक ही जा रहे हैं, बस वो एडिशन की जगह पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, यही थोड़ा सा मुझे डाउट था, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। ये बस वो एडिशन की जगह यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, और वो ऊपर क्वेश्चन में भी जो है ना, आपने सब्ट्रैक्शन का साइन नोट करना है। तो बस इसको यहीं से हम सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आ गया भाई, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बड़े ध्यान से आपने करनी है। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखें फर्स्ट एंट्री क्या लिखी हुई है, 1। और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या है भाई, 1 1 माइनस 1 मेरे पास हो जाएगा 0। और यहाँ पे सेकंड एंट्री 1 माइनस 2। सब्ट्रैक्शन बड़े ध्यान से करनी है, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने फाइंड कर लिया। अच्छा, ये यहाँ पे भी ना b माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये मैंने फाइंड कर लिया b माइनस बी ट्रांसपोज। चले, यहाँ तक तो सब स्टूडेंट्स इजीली कर लेते हैं, b माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। लेकिन वो 50% स्टूडेंट इसके बाद उसको कह देते हैं कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे नहीं, अभी नहीं हम स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते। देखो, स्क्यू सिमेट्रिक कहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वापस मुझे क्या लेना पड़ेगा, अगेन ट्रांसपोज लूंगा। ठीक है, अब यहां से आगे देखो जरा, मैं उसको, इसका मैंने स्क्यू सिमेट्रिक इसको शो करना है, तो बी माइनस बी ट्रांसपोज का मैं अगेन क्या लूंगा, ट्रांसपोज लूंगा। तो मैं यहाँ पे जब ट्रांसपोज लूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 1 0। तो मैं जब इसका ट्रांसपोज लूंगा, सॉरी ट्रांसपोज, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा 0 -1 1 और 0, मैंने रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया, मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अच्छा, अब आप एक चीज नोट करो, ये वापस बी के इक्वल नहीं, ये बी माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? अगर आप स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन देखो तो वो तब आएगा जब माइनस बाहर होगा, तब। ये देख रहे हो आप लोग? तो इसके बाद जब स्क्यू सिमेट्रिक वाला केस होगा, ट्रांसपोज लेने के बाद आपने इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव को कॉमन ले लेना है। कैसे कॉमन लेंगे, इधर देखें। नेगेटिव को जब मैं बाहर कॉमन लूंगा तो इनसाइड सब एंट्रीज के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो 0 के साथ तो कोई साइन नहीं है, 0 तो 0 रहेगा। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, ये 1 के साथ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो फिर ये यहाँ पे -1 था, ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो इनसाइड सब एंट्रीज के साइन चेंज होते हैं, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो जरा आप, अब ये जो मैं स्टार कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है भाई। हाँ, अब इसको और ये जो बी माइनस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, ये दोनों इक्वल है ना। अब ये सेम सेम हो गए हैं, तो अब मैं लिखूंगा एंड पे
माइनस साइन एज इट इज लिखूंगा, और ये जो पूरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, बी माइनस बी ट्रांसपोज लिख दूंगा, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब हुआ मैंने बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो वापस मेरे पास जो रिजल्ट आया वो बी माइनस बी ट्रांसपोज आया, लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर हम एंड पे बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज बी माइनस ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, समझ आ गया होगा। दोबारा मैं एक इसमें चीज बता दूं कि स्क्यू सिमेट्रिक में आपने क्या करना है कि ट्रांसपोज लेके नेगेटिव को कॉमन लेना है। ट्रांसपोज लिया, फिर उसके बाद आपने नेगेटिव को कॉमन लेना है। जब आप नेगेटिव को कॉमन लोगे फिर आपके पास वो मैट्रिक्स बनेगा, और फिर आप कह दोगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जबकि सिमेट्रिक में क्या करते हैं, जस्ट ट्रांसपोज लेते हैं, वो बन जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू के क्या करना है, आपने ट्रांसपोज लिया उसका, पहले तो वो फाइंड किया ना बी माइनस बी ट्रांसपोज, उसके बाद आपने उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद आपने स्क्यू के केस में बस ये याद रखना है कि देखो ना सिमेट्रिक के साथ एक वर्ड स्क्यू लगा हुआ है, तो बस उसमें नेगेटिव को कॉमन ले लो। जब आप नेगेटिव को कॉमन लोगे तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा खुद। ठीक है, तो अच्छा, वो जब मैं क्वेश्चन में एक चीज बता दूं कि जो वो मैं प्लस के साथ कर रहा था ना, अगर प्लस के साथ कर रहे हैं तो फिर वो सिमेट्रिक वाला केस है। ठीक है, तो इसलिए हमने स्टार्ट में इसकी करेक्शन कर दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया क्रैमर्स रूल का। क्रैमर्स रूल से हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, और आपकी 1.6 में ये हमारे पास रूल है, और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, और वो अक्सर वर्ड प्रॉब्लम्स भी अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वर्ड प्रॉब्लम दे के वो क्वेश्चन में कह देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके बताएं। तो क्रैमर्स रूल बहुत ही ईजी मेथड है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो क्रैमर्स रूल के लिए आपने सबसे पहले ये दो बातें याद रखनी है भाई, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने के आप समझिए बस ये दो फार्मूलाज आपके पास। आपने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, और ए का ए एक्स और ए का डिटर्मिनेंट डिवाइड, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वाई की वैल्यू के लिए क्या करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो क्वेश्चन ये है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। ये एक दो चीजें बड़े ध्यान से देखनी है, क्रैमर्स रूल बहुत इजी मेथड है। अच्छा देखो, सबसे पहले जो आपको उसने सिचुएशन दी हुई है, अच्छा उसने मैट्रिक्स फॉर्म बना के दी हुई है इस क्वेश्चन में। ये पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया है, और इस क्वेश्चन में ना उसने हमें इक्वेशंस नहीं दी हुई, उसने हमें मैट्रिक्स फॉर्म बना के दे दी। अगर इक्वेशंस दी होती तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म बना लेता। तो ये देखो उसने इक्वेशंस दी हुई हैं, तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, इनको नाम दे देते हैं ना। इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को ए का नाम दे देते हैं, इसको एक्स का नाम दे देते हैं, और इज इक्वल्स टू इसको बी का नाम दे देते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, बस इसको नाम दे दिया हमने मैट्रिसेस को। उसके बाद अगर आप देखो साइड पे जो मैंने फार्मूलाज को मेंशन किए, आप देखो एक चीज के, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। इसी तरह वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। अच्छा, एक चीज ऐसी है जो कॉमन है, जो दोनों में चाहिए मुझे, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट मुझे एक्स की वैल्यू भी फाइंड करते हुए चाहिए और वाई की वैल्यू फाइंड करते हुए भी चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना हम ये किया करेंगे, ए डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लिया करेंगे। एक तो रीजन ये है कि दोनों की वैल्यूज में हमें वो चाहिए होगा। ठीक है, और दूसरा रीजन ये है कि अगर देखो ए डिटर्मिनेंट ही जीरो हो गया हमारे पास, तो ना एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 2 3 और 2। अच्छा, 1 2 3 2 लिख दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसी तरह, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और माइनस का साइन, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, बीच में माइनस का साइन डालना है अपने, यहाँ पे प्लस नहीं डाल देना। 2 माइनस 3 2 6, और ये मेरे पास आ गया भाई माइनस का 4। तो चलें जी, ये मैंने ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद असल काम अब स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट। उसके लिए हम एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले यहाँ पे एक हम पार्टीशन लगा देते हैं। यहाँ पे ना चलें, इसको मैं
यहाँ पे बाकी जो मेरी वर्किंग है ना वो मैं इधर करूँगा, ठीक है? ये मैंने एक पार्टीशन लगा दिया, आपके पास नीचे स्पेस होगी, आप नीचे ही करें उसको। मैं यहाँ पे करता हूँ, मुझे चाहिए एक्स का डिटर्मिनेंट और वाई का डिटर्मिनेंट। तो वो मैंने कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए आप बड़े ध्यान से समझें ज़रा। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स मैट्रिक्स तो लिख लें। ए लिखेंगे और यहाँ पे उसके साथ छोटू-सा एक्स लगा देंगे, एक्स इज़ इक्वल्स टू, तो एक्स मैट्रिक्स लिखूँगा ना पहले, फिर मैं एक्स का डिटर्मिनेंट लूँगा ना। तो देखो जो आपके पास ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स, उसमें आपने ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फर्स्ट कॉलम है 1 3 वाला, इसको आपने ये जो ये कॉलम मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना 3 5, ये जो बी वाला, इससे रिप्लेस कर देना है। ए में फर्स्ट ए एक्स के केस में फर्स्ट कॉलम की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 5, और सेकंड कॉलम एज इट इज आ जाएगा 2 और 2, ठीक है? तो बस ए एक्स मैंने लिख लिया। अब इसी पैटर्न पे साथ ही ज़रा हम ए वाई भी लिख लेते हैं ना। अब ए वाई में क्या करेंगे, आपका माइंड क्या कहता है? ए वाई लिखेंगे यहाँ पे इज़ इक्वल्स टू, अब ए वाई मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ। तो देखें भाई, ए मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है ना उसको एज़ इट इज़ लिखेंगे। अब हम इसको सेकंड कॉलम के साथ रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम हम एज़ इट इज़ लिख देंगे 1 और 3, और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे 3 और 5। ये मैंने रिप्लेस कर लिया भाई इसको सेकंड कॉलम के साथ। तो बस अब तो काम, ये स्टेप जिसने ठीक कर लिया ना, तो 90% उसका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या करना है आपने, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट, बस उनको ए का डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं यहाँ से आगे इसको सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 5 और 2 आ गया, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 इंटू 2 और माइनस माइनस का साइन लगाना है 5 इंटू 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 माइनस 10 और माइनस का 4 आ गया। चलें, ये मैंने एक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब साथ ही ज़रा ए वाई का भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 3 5 और इज इक्वल्स टू अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं, 1 इंटू 5 और माइनस 3 इंटू 3, ये मेरे पास हो जाएगा 5 माइनस 9। तो 5 माइनस 9 मेरे पास कितना आएगा भाई, -4। अच्छा, तो ये मैंने ए वाई का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। तो चलें जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट, ये मैं साइड पे जो मैंने फार्मूलाज लिखे हैं इनको देखता हूँ। तो अब मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये साइड पे देखें, ए एक्स डिटर्मिनेंट -4 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट भी -4 है तो -4, -4 और -4 डिवाइड करेंगे इज इक्वल्स टू 1। बेटा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इसको 0 लिख देते हैं, 0 नहीं है, ठीक है, ये 1 आएगा यहाँ पे। और वो ऐसे करते हैं ना, वो ऐसे कट कर देते हैं, दोनों कट करके कहते हैं 0 आ गया, 0 नहीं आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैंने साइड पे फार्मूलाज लिखे हुए, ए वाई डिटर्मिनेंट -4 डिवाइडेड बाय -4, तो y इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही है इस केस में, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट चलते हैं अब हम, इससे पहले ज़रा हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम हम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास पेपर में आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसमें से। नॉर्मली हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम को और हम सोचते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं कर सकेंगे। तो आज ज़रा आपको मैं इसकी ट्रिक्स बताऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और देखना, वर्ड प्रॉब्लम सब कुछ वो उसी में लिखा होगा, सब कहानी जो है ना वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ही लिखी हुई है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमने क्या करना होता है कि इन वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, इक्वेशंस बनानी है। कैसे बनाएंगे इक्वेशंस, सबसे पहले आपने 2 इक्वेशंस बनानी है और उनको फिर आपने ग्रामर से या मैट्रिक्स इनवेरिएंस से सॉल्व करना है। तो अब देखना ज़रा वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से समझना है आपने इस वर्ड प्रॉब्लम को। कहते हैं पहले तो मैं वर्ड प्रॉब्लम पढ़ूंगा ना, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स विड्थ, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं ज़रा एंड पे। अ, एक चीज आप देखना, सबसे पहले आपने ये देखना वर्ड प्रॉब्लम में कौन से फिगर के बारे में बात कर रहा है, उसको हाईलाइट करते हैं, रेक्टेंगल। तो चलें जी, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, रफ सा स्केच बना देते हैं।
ये एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, ठीक है। कहता है फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस मींस कि वो कह रहा है कि आप मुझे रेक्टेंगल की लेंथ बताओ और उसकी विड्थ बताओ, ठीक है। तो हमें ना लेंथ पता है रेक्टेंगल की, ना ही विड्थ पता है। तो बेटा दोनों चीजें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो ना, मैथ्स में जब कोई चीज़ नहीं पता होती उसकी जगह पे हम वेरिएबल्स को ले आते हैं, ठीक है। और हम उसको कह रहे हैं कि यार इसकी जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर है। मैं वैसे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ भाई x सेंटीमीटर लेंथ है। अभी आप देखना ये क्वेश्चन 80 to 90% स्टूडेंट्स की क्या मिस्टेक होती है, उनसे इक्वेशंस नहीं सही बनती। और अगर बेटा इक्वेशंस नहीं सही बनी तो आगे मेथड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इक्वेशंस की बेस पे ही आगे सारा क्वेश्चन चलता है। तो अब आप देखना मैं यहाँ पे इक्वेशंस कैसे बनाऊंगा, और ये इतना इजी मेथड है कि आप इसको एंजॉय भी करोगे और आई होप कि आप इजीली बना भी लोगे इक्वेशंस आप। तो अच्छा, x सेंटीमीटर उसकी लेंथ मैंने कह दिया, और विड्थ को मैंने क्या कह दिया, y सेंटीमीटर। भाई विड्थ को भी लेट कर देते हैं, भाई विड्थ भी नहीं पता तो y सेंटीमीटर बी द विड्थ। हम कहते हैं कि भाई उसकी लेंथ x है और विड्थ y है। अब जरा देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, देखना मैं इक्वेशंस कैसे बनाऊंगा। स्टेटमेंट में कहते हैं द लेंथ, एक एक वर्ड पढ़ना है, रुक जाना है। अच्छा, द लेंथ, लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ क्या है भाई, लेंथ एक्स है, तो मैं लिख देता हूँ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ लिख दी मैंने। इज मींस इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, फिर आगे क्या कहते हैं, 6 सेंटीमीटर लेस। कहते हैं 6 सेंटीमीटर को लेस करो, तो मैं यहाँ पे लेस कर देता हूँ -6। भाई 6 सेंटीमीटर को मैंने लेस कर दिया, माइनस कर दिया। किस में से लेस करना है, अब देखते हैं, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ। 6 सेंटीमीटर लेस, ठीक है, कर दिया लेस। देन किस में से लेस करना है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 × वट, 3 टाइम्स इट्स विड्थ। कहता है विड्थ को 3 टाइम्स करो, विड्थ को 3 से मल्टीप्लाई करो, और विड्थ y है, तो 3 को जब y से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, 3y। अच्छा, मैंने उसको 3y में से माइनस करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3y। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो अगर नहीं भी समझ आया तो इसको वीडियो को बार बार पीछे करें और देखें, ये बड़ा इजी मेथड है। देखो वर्ड प्रॉब्लम के एक एक वर्ड में जो है ना कहानी छुपी हुई है। मैं एक एक वर्ड को पढ़ता जा रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ, और मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे, अच्छा नॉर्मली हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं तो उसमें एक्स वाई वेरिएबल दोनों लेफ्ट साइड पे हैं, तो मैं इसको उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो x-3y इज इक्वल्स टू -6। चलें जी, ये मैंने एक इक्वेशन बना दी यहाँ पे, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गई। अब मैंने इसकी दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बनाता हूँ। अब देखना, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए मैं स्टेटमेंट को आगे पढ़ूंगा, तो स्टेटमेंट को आगे पढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या कहते हैं, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर। अच्छा, उसने कहा है कि ये रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर वो 140 है, तो मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 140। देखो अब मैंने यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा दूसरी इक्वेशन। अब देखो पेरीमीटर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है हमारे पास। फार्मूला नहीं भी आता कोई बात नहीं, पेरीमीटर कहते किसे हैं, पेरीमीटर हम कहते हैं जितनी भी साइड्स हमें गिवन है ना फिगर की, उस उन सारी साइड्स को आप प्लस कर लो। बस यहाँ पे रेक्टेंगल के पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, इसकी जितनी साइड्स हैं उन सबको प्लस कर दो। तो ये आप यहाँ से स्टार्ट करो, इसको स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, ठीक है। ये x सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। अच्छा, ये क्या लेंथ होगी बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक, देखो ये y है तो ये रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली ये भी y होगी, तो x प्लस y। अच्छा, फिर उसके सामने आ जाए भाई, ये भी कितनी होगी भाई, x ही होगी, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस x। फिर ये कितनी होगी, प्लस y। तो ये मैंने पेरीमीटर की जगह पे लिख दिया इज इक्वल्स टू 140। अच्छा, लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, यहाँ पे x और x 2x हो गया, y और y 2y हो गया, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और वैसे अगर देखूं तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और ये लेफ्ट साइड पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स में से, थोड़ा क्वेश्चन आगे आपके लिए इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन इज इक्वल्स टू 140, नहीं तो आप यहीं से इसको भी मान के इक्वेशन चलाओगे तो क्वेश्चन ठीक होगा, रॉन्ग नहीं होगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 डिवाइड हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। तो भाई ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। तो अब ये दोनों इक्वेशंस हैं,
इन दोनों इक्वेशंस पे आप क्रैमर्स रूल अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है वो लगाएं, इसको सॉल्व करें और एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करें। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। और ये रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन पेपर में वो पूछते हैं। रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन अगर आप देखें पास पेपर उठा के, उसने रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है रेक्टेंगल से रिलेटेड। अभी क्वेश्चन और भी आएंगे, मैं उनकी भी इक्वेशंस बना के छोड़ देता हूँ, वो फिर आप आगे खुद सॉल्व कर लेना। इक्वेशंस बनाना आपके लिए एक चैलेंज होता है। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई इतना मसला नहीं होगा। अब नेक्स्ट भी मैं करवाता हूँ, उसमें भी देखना इक्वेशंस कैसे बनाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फिर वर्ड प्रॉब्लम आ गया, तो वर्ड प्रॉब्लम को आप पहले एक बार पढ़ें, रीड करें जरा क्या क्या रहा है, कौन सी फिगर के बारे में बात कर रहा है। तो कहते हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड, कहता है एक प्ले ग्राउंड है जो रेक्टेंगुलर है। चलें जी एक रेक्टेंगल बना देते हैं, मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। अच्छा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, अभी इसको छोड़ दें, इससे कंफ्यूज नहीं होना। द पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड इज 30 मीटर, ठीक है। कहता है फाइंड इट्स डायमेंशंस, फिर वही बात कर रहा है, कहता है डायमेंशंस बताओ क्या होंगी। तो डायमेंशंस मीन्स उसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी। तो मुझे इस रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड की लेंथ भी नहीं पता, एक्स मीटर कह देता हूँ क्योंकि यहाँ पे उसने मीटर यूज किया हुआ है वो यूनिट। और इसकी लेंथ को मैं एक्स मीटर कह रहा हूँ और इसकी विड्थ को मैं उसी तरह ही वाई मीटर कह देता हूँ। ठीक है, ये जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया ना लेट, लेट वैसे ही करेंगे। फिर इक्वेशंस कैसे बनेंगे वो मैं बताता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड बी एक्स मीटर, ठीक है जी, लेंथ एक्स लिख दी, एंड विड्थ बी वाई मीटर। अच्छा, ये तो नॉर्मली ये सब स्टूडेंट्स ये तो कर ही लेते हैं, लेट तो कर लेते हैं। इक्वेशंस बनाना टास्क है, एक मुश्किल टास्क लगता है आप लोगों को, लेकिन अभी देखना इसको मैं बनाऊंगा कैसे करूंगा। चलें स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं स्टार्ट से, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे लिखते जाएंगे। द लेंथ, लेंथ क्या है भाई एक्स, तो मैंने लिख दी एक्स। ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड लिख दी मैंने लेंथ। इज, इज मीन्स यहाँ पे इज इक्वल्स टू, वो कहता है ये इक्वल है किसके, ट्वाइस, ट्वाइस का क्या मतलब है, ट्वाइस टू टाइम्स, डबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू, इट्स विड्थ, उसके विड्थ के, विड्थ क्या है भाई, विड्थ तो वाई है, तो विड्थ लिख दी मैंने टू वाई, बस उसे फुल स्टॉप कर दी मैंने, रोक दिया कि स्टेटमेंट। तो मेरी एक इक्वेशन बन गई। तो बस टू वाई को उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप देखो एक एक वर्ड को पढ़ के जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये तो इक्वेशन बनाना मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत आसान काम है। बस एक एक वर्ड को पढ़ो और लिखते जाओ, जो समझ आ रही है लिखते जाओ, इक्वेशन बन जाएगी। प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम पूरी स्टेटमेंट एक साथ पढ़ लेते हैं। हम पढ़ते हैं द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, समझ नहीं आती और एकदम से लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू टू, और बस कुछ इस तरह से कर देते हैं और वो रॉन्ग हो जाती है। तो एक एक वर्ड को पढ़ो और उसको लिखते जाओ। जैसे मैंने पढ़ा लेंथ, मैंने एक्स लिख दिया। ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल्स टू लिख दिया, ट्वाइस टू इट्स विड्थ, विड्थ का ट्वाइस है भाई, टू वाई कर दो, तो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो इसकी सेकंड इक्वेशन उसी तरह ही बनेगी। फिर उसने हमें दिया हुआ है, कहता है पेरीमीटर इज 30, तो मैं लिख दूंगा पेरीमीटर। अब दूसरी इक्वेशन के लिए मैं लिखूंगा वही काम, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 30, वही काम करेंगे। देखो 30 मीटर, तो सब लेंथ्स को यहाँ से स्टार्ट करें, ऐड करें, एक्स प्लस वाई प्लस, जैसे वो लास्ट हमने किया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अच्छा ये मैं थोड़ा रफ रफ ही कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 30, ताकि हम, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें कवर कर सकें। और इक्वेशंस बनाना एक मुश्किल टास्क होता है, तो वो मेरा ये पर्पज़ कि आपको इक्वेशंस बनाना सिखा दूँ कि इक्वेशंस किस तरह बनती है। अच्छा, ये एक्स और एक्स को प्लस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 2x, और वाई को प्लस करूँगा 2y हो जाएगा। फिर इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन वाले स्टेप्स हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ। x प्लस वाई में से मैं यहाँ पे 2 को कॉमन लूँगा और इज इक्वल्स टू 30, 2 डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30/2। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। ये फाइनल इक्वेशन आ गई भाई मेरे पास, ये दोनों इक्वेशंस बन गई। बस अब इन दोनों इक्वेशंस पे आप, अच्छा क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि क्रैमर्स रूल लगाएं, ठीक है, क्रैमर्स रूल लगाएं और सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन अगर आप पास पेपर उठा के देखें, रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन उसने 3-4 बार पूछे हैं, और इन्हीं 5-6 सालों में ना उसने 3 से 4 बार रेक्टेंगल वाला, बार बार वो रेक्टेंगल रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, फिर रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ गया, तो चलें फिर कर लेते हैं इसको भी। और ये बुक का क्वेश्चन आई थिंक, हाँ ये बुक में से मैंने उठाया। कहते हैं टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। छोड़ दें, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट। फाइंड द डायमेंशंस। ठीक है, एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है, दूसरी डायमेंशंस की बात कर रहा है। वही काम करेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे। यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना के उसकी डायमेंशंस को हम लेट कर लेंगे। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं x सेंटीमीटर उसकी लेंथ को एंड y सेंटीमीटर उसकी विड्थ को लेट। तो क्या करेंगे यहाँ पे? अच्छा चलें फिर वही काम करेंगे, पहले लेट x सेंटीमीटर बी द लेंथ एंड y सेंटीमीटर बी द विड्थ। चलें, लेंथ और विड्थ मैंने कह दिया उसको। अच्छा, अब जरा स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हैं और हम अपनी इक्वेशंस को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? चलें स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं, जरा स्टार्ट से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहते हैं टू साइड्स, कहते हैं जो दोनों साइड्स हैं वो हैं कौन सी? देखो, एक एक्स और दूसरी वाई है ना। चले मैं उनको लिख देता हूँ दोनों। वो कहता है टू साइड्स, दोनों साइड्स लिखो। तो लिख दिया मैंने दोनों साइड्स को, मैंने दोनों साइड्स एक्स और वाई को लिख दिया। अभी उसने कुछ बताया नहीं है कि इन दोनों साइड्स के साथ क्या करो। देखो, मैंने वर्ड को पढ़ा टू साइड्स, तो दोनों साइड्स जो मेरी एक्स और वाई है उनको मैंने लिख दिया। अब करना क्या, आगे पढ़ूंगा। ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल की दोनों साइड्स लिख दी। कहता है डिफर, डिफर मींस डिफरेंस। डिफर किसको बोलते हैं? डिफरेंस को, माइनस को। तो उन दोनों के बीच में मैंने माइनस डाल दिया, सिंपल सी बात। दोबारा देखें, ये देखें, ये बंदा स्टेटमेंट पहले पढ़ता है तो कितनी मुश्किल लगती है, लेकिन मैं इसको दोबारा आपके सामने रीड करता हूँ। कहता है टू साइड्स, मैंने दोनों साइड्स लिख दी, एक्स और वाई। ठीक है, कुछ भी नहीं, उनके बीच में अभी कुछ भी नहीं लिखा। क्या रहा है? मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, क्या करना है आगे जाएंगे। तो वो कहता है डिफर, डिफर मीन्स डिफरेंस से निकला है, माइनस को बोलते हैं। तो ठीक है भाई, मैंने माइनस डाल दिया उनके बीच में। डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे, कोई आंसर आएगा ना, वो 3.5 होगा। चलिए, ये इक्वेशन बन गई, सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर यहाँ मेंशन ना करें, बस ठीक है, 3.5 लिखते हैं। तो बस ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो नेक्स्ट फिर करते हैं। अब देखो ये कितना आसान है। अच्छा, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं और दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे कहता है फाइंड द डायमेंशन इज इक्वल्स टू, पी से मैं लिख रहा हूँ 67 सेंटीमीटर, तो 67 लिख दिया मैंने। तो पेरीमीटर वही कॉन्सेप्ट फिर लगाएंगे इसको, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 67। तो x और x को प्लस करेंगे 2x हो जाएगा, फिर y और y को प्लस करेंगे 2y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 67। फिर वही काम करेंगे, 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 67 डिवाइडेड बाई 2। तो 67 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 67 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 33.5 आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 33.5। तो चलें जी, ये दूसरी इक्वेशन भी बन गई। तो देखें, कोई मसला ही नहीं है इक्वेशंस को बनाना। तो इक्वेशंस को बनाने के लिए बस आपने क्या करना है, एक एक वर्ड को रीड करना है स्टेटमेंट के और उसको लिखते जाना है साथ साथ। जो भी वर्ड आएगा उसको लिख दो। जो भी ऑपरेशन की बात करेगा, डिफर, एडिशन, कुछ भी बात कर रहा है उसको करते जाओ, परफॉर्म करते जाओगे ऑपरेशंस को।